गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं लेके आ गया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 विच इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टिल येट। अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे मजेदार सा टॉपिक भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी है। लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही बड़ा ही मजेदार सा है। मैंने लाइट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, केमिकल कैलकुलेशन, ये तीनों का कोर्स मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो में डायरेक्ट आए हैं, अगर आप लोगों ने लाइट वगैरह नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम अपने पास है नहीं कि आप एंड में सभी लेक्चर्स को देखें। तो एक दिन में दो लेक्चर्स देखते हुए चलिए और हो जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं और अगर आप फॉलो करते हैं मुझे पूरा हर एक लेक्चर, तो डरने की कोई बात नहीं है, आराम से कोर्स कंप्लीट होगा। तो आज मैं लेके आ गया हूँ क्या भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स लिखने लगिए जो मैं अभी बतलाऊंगा। तो भैया करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहुत ही जरूरतमंद चीज है, मोस्ट यूजफुल थिंग्स इन आवर लाइफ। बहुत ही यूजफुल थिंग है हमारे लाइफ में। हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। आप पंखे के नीचे बैठ के मेरा ये वीडियो देख रहे हो, वो भी किसकी वजह से भाई? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी है तभी पंखा चल रहा है, आप आराम से बैठ के देख रहे हो। आप लाइट में बैठ के पढ़ रहे हो, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारे आसपास सभी जगह ही, आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जब भी बात होती है इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिक चार्ज की भैया बात होती है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज का। मैं पॉज करके डेफिनेशन लिखता चला जाऊंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लिखने में भी तो टाइम वेस्ट होता है, रबिंग में टाइम वेस्ट होता है, इसी के लिए। चलो तो पढ़ते हैं डेफिनेशन और मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो कॉज करता है एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड कहाँ रहता है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेस, आप इसका खुद ही मतलब समझ पाओगे। दैट कॉजेस, जो मतलब कॉज मतलब करना, मतलब उस चीज को करना, कॉज इट टू एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, ये कॉज करता है फोर्स करने में, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है। समझ गए? तो अब दो टाइप का तो भैया इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, एक और एक। पता ही चल गया, और लिख देते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दो टाइप की भैया हो गई, दो टाइप की आपकी चार्ज हो गया कि भैया एक तो भैया पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, अब फिर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। लिखो मेरे साथ डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या है भैया? रेट ऑफ फ्लो, किस रेट पे चार्ज फ्लो करता है वही इलेक्ट्रिक करंट है, वही इलेक्ट्रिक करंट है। बस हो गया, यही इलेक्ट्रिक करंट है। किस रेट पे चार्ज फ्लो होता है वही इलेक्ट्रिक करंट है। और एक बात, इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि भैया जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होने वाला है वो होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, चार्ज का देखो यहां एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जहां आप लोगों ने चार्ज का डेफिनेशन लिखा था उसके बगल में लिख दो एसआई यूनिट इक्वल्स टू कूलम। कूलम और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है, यह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
माइनस 19 कूलम। अब भैया सब चीज हो गया, बस आपको ये चीज याद रखना है कि भैया लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये छोटी मोटी बात तो आपको पता ही होगा। चल, तो अब आते हैं भैया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बताता क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the 2 point charges is directly proportional to the product of the charge of the two charges and inversely proportional, मैं यहाँ लिख रहा हूँ proportional to the square of the distance between them। तो भैया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 point charges is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये एकदम नहीं समझ में आया होगा। अब जब आएंगे फार्मूला पे तो आपको समझ में आएगा। बस इतना याद रखो, 2 point चार्जेस पे अगर कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स अगर लगता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है दोनों चार्ज का प्रोडक्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है उसका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, जब तक आपको मैं दिखलाऊंगा नहीं तब तक ये देना नहीं भैया। तो भैया एक चार्ज समझो, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r² है, r²। तो इन दोनों के बीच मान लो कोई एक फोर्स काम किया, या तो वो अट्रैक्टिव हुआ या तो वो रिपल्सिव हुआ, तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है Q1 Q2 से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है उसका डिस्टेंस का स्क्वायर से, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2 बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ जॉइंट वेरिएशन। तो भैया जॉइंट वेरिएशन से क्या मिला हम लोगों को, इसे आप नोट कर लो क्योंकि ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। उस डेफिनेशन के बाद यहां लिखना भैया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम आए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो इतना पहले उतार लो, ये डायग्राम जरूर उतारना ताकि आपके दिमाग में हमेशा बना रहा ये। ठीक है, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोगों को क्या मिला भाई, ये दे दिया था हम लोगों को। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट एक लगता है जो हम लोगों ने लगा दिया, जहां लिख दो K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जहां पे अच्छा रुको यहां जहां पे K का वैल्यू कुछ यह क्या है, ये जहां पे पाई का वैल्यू हम लोग लेना है 3.14 और परमिटिविटी 0, इसको बोलते हैं परमिटिविटी जीरो। ठीक है, अब आ गया परमिटिविटी जीरो का जो वैल्यू है वो है ये 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना भाई, वैल्यू हाँ जी एकदम ठीक।
ये हो जाएगा। जहां पे इसको पूरा कैलकुलेट करके जब इसका वैल्यू रखेंगे हम लोग, जब हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे तो हम लोगों को, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर लिखना, क्योंकि 3 नंबर में अगर आपसे ये पूछ दिया कि स्टेट्स द कूलम्स लॉ, तब आपसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर पूछेगा, क्योंकि 3 नंबर तो भैया फोकट का होने वाला नहीं है। 2 नंबर आपको उस पे दे देगा, आपके लॉ पे। 1 नंबर, 2 नंबर नहीं, मतलब कुछ भी दे सकता है वो। 2 नंबर या तो वो हो जाएगा, 1 नंबर आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैं बतला रहा हूं। और अगर आप अपने आंसर को बढ़िया करना चाहते हो तो नीचे में 1 कूलम भी डिफाइन कर देना कि भैया 1 कूलम किसको बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया स्टेट्स द कूलम्स लॉ, तो अगर आप मतलब कुछ ज्यादा लिखना चाहते हैं, वैसे ज्यादा तो मैं लिखना बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देना और कूलम्स लॉ दे देना, 3 नंबर। भले आपसे उसमें पूछे क्वेश्चन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देने या नहीं देने, लेकिन आपको दोनों चीज दे देना एकदम कंपलसरी। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ और लिख सकते हो, तो लिखने का सबसे बेस्ट जो चीज है वो है 1 कूलम को वहां डिफाइन कर दो, 1 कूलम को डिफाइन कर दो। लेकिन नहीं करना ही सबसे बढ़िया समझदारी वाला काम है, क्योंकि टाइम अपने पास होगा नहीं। ऐसे अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना नहीं। मैं तो बोलूंगा मत करो, क्योंकि ज्यादा लिखना बढ़िया नहीं है। अधिकतर स्टूडेंट्स लिख देते हैं 1 कूलम, ठीक है, लेकिन समझा कर, जितना पूछे क्वेश्चन में उतना ही देना है। लेकिन अगर 3 नंबर में पूछ दिया कि भैया स्टेट्स द कूलम्स लॉ विथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, पूछा या फिर नहीं, लेकिन तब भी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे ही देना है, तब भी दे ही देना है। तो भैया फोर्स क्या मिलेगा हम लोगों को? फोर्स मिलेगा जब कैलकुलेट किया गया तो ये आया। तो ये लास्ट हम लोगों को मिल गया, ये लास्ट हम लोगों को मिल गया। अब इस पे एक सम्स करते हैं, फिर 1 कूलम को डिफाइन करेंगे। 1 कूलम को डिफाइन करने वाले हैं। 1 कूलम किसे बोलते हैं, ठीक है। तो कहां से हम लोग, मान लो Q1 का चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम। मैंने पहले बता दिया चार्ज कैसा यूनिट कूलम। Q2 का भी वैल्यू दिया है 1 कूलम, और डिस्टेंस उन लोगों में 1 मीटर, ठीक है। आप देखोगे कि भैया यहीं से 1 कूलम भी डिफाइन हो जाएगा। 1 कूलम किसे बोलते हैं? हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया था, भैया इतना क्यों लिखना, सीधा यहां लिख दो। लेकिन पहले ये जरूर लिखना कि भैया यहां से ये आया सम्स करते वक्त, और Q1 का वैल्यू 1 इंटू 1/1 का स्क्वायर, यानी कुछ भी आपको 9 मिल जाएगा न्यूटन। फोर्स सही है, इसी के लिए न्यूटन। तो ये आपको वैल्यू मिलेगा। एक सम्स हम लोगों ने बना लिया यही, ये सम्स बहुत ही इजी था। अब यहीं से देखो डिराइव हो जाएगा 1 कूलम। क्या डिराइव हो जाएगा? 1 कूलम किसे बोलते हैं? लिखो यहां 1 कूलम, लिखो 1 कूलम is that quantity of charge which experiences attractive or repulsive force between two similar charges when placed at the distance of 1 meter in vacuum experiences the force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। ये हो गया 1 कूलम। क्या हो गया भाई? 1 कूलम।
1 coulomb is that quantity of charge which experience attractive or repulsive force between the two similar charge which placed at the distance of 1 meter in vacuum experiences a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। मतलब जब दो सिमिलर चार्ज Q1 और Q2, सिमिलर मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सिमिलर हो, जैसे मैंने पिछले में बताया 1 1, जब 1 मीटर के गैप में खड़े हों, 1 मीटर के गैप में खड़े हो और वैक्यूम में हो, मतलब इसमें कोई भी वैक्यूम मतलब वहां कोई भी एयर नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है, उसको वैक्यूम बोलते, एकदम वैक्यूम मतलब स्पेस में वैक्यूम है, जहां एयर नहीं वहां है वैक्यूम बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स होने वाला है उसी को बोलेंगे हम लोग भैया 9 × 10⁹ न्यूटन। वही 1 कूलम चार्ज है। 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, 1 कूलम उस क्वांटिटी ऑफ चार्ज को कहते हैं जो एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, दो सिमिलर चार्जों के बीच में, जब प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कब? जब प्लेस होता है दोनों 1 मीटर का डिस्टेंस पे। इन वैक्यूम एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹। ठीक है, तो भैया अब मैं कुछ रिलेशन बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, Q = IT स्मॉल, Q = IT, और एक Q = NE। ये दो अभी नोट डाउन मत करो, इसे बस दिमाग में रखना, नोट डाउन कर ही लो क्योंकि इसके पीछे कुछ है नहीं ज्यादा। Q = NE, जहां पे n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हम लोगों को पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। I करंट है, Q चार्ज है और T टाइम है। T क्या है भाई? टाइम। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो और फिर आते हैं, एक मैं सम्स देता हूं इसी के ऊपर। अब ये रिलेशन याद रखना, भैया Q = NE होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, देखें क्वेश्चन लिखा जाए, 1 डाल दो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting 1 coulomb of charge। तो हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बतलाना है, जहां पे Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम। ठीक है, इसे पॉज करके ट्राई करो, मुझे लगता है आप लोगों से हो जाएगा। चलो पॉज करके ट्राई कर लियो, मैं शुरू करता हूँ। Q = NE होता है 1 कूलम। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया N का N निकालना है आपको, E का पता है, तो N क्या हो गया, कूलम काट दो, सॉरी ये नंबर है, इसी के लिए कूलम चार्ज, कूलम कट गया तो ये नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है। तो भी हम लोगों ने इस पे भी न्यूमेरिकल बना लिया। और अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ईएमएफ। तो पहले शायद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों में दिया हुआ है, जी हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते किसको है, जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये यहाँ कहीं एक पॉइंट है ए और कहीं इन्फिनिटी पे एक पॉइंट है सपोज बी। तो यहाँ से यहाँ तक का आने का जो वर्क डन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। चाहे यहाँ पॉइंट हो, क्या समझो भाई, इसको सी ले लो,
तो यहां से यहां तक का आने का जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं, दोनों पॉइंट अगर सेम फील्ड में हो तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि भैया इंफिनिटी से अगर कोई पॉइंट आ रहा है जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करता है, और जितना एक ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में करना पड़ेगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा, दोनों का डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब आते हैं डेफिनेशन पे, लिखो साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। देख लो मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इज डिफाइंड, वो डिफाइन करता है एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक का वर्क डन, यही होता है। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि डायग्राम मैंने इसके पहले बता दिया था, मैं फिर एक बार इसके बाद डायग्राम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। इसका भी डेफिनेशन पढ़ा, इसे भी तो भैया मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच को जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं उसको डिफाइन किया जाता है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने तक, जो मैंने बताया वही है भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को डिफाइन करता है एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टू अदर। ये हो गया एक से दूसरे पॉइंट तक जाने से। अब इसे फिर एक बार डायग्राम से समझते हैं, अब शायद और क्लियर हो जाए, अब शायद और क्लियर हो जाए। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये यहां कहीं एक पॉइंट, यहां कहीं दूजा। ये सोचो तुम और ये सोचो बी, ए भी समझ, इसे सोच लो सी। तो यहां से यहां तक का जो वर्क डन करना पड़ा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहां से जो यहां तक का वर्क करना पड़ा वो है पीडी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से जो यहां तक का वर्क डन करना पड़ा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो यहां कोई पॉइंट है तो यहां से यहां पीडी, यहां से यहां पीडी, और फिर यहां से यहां क्या हो जाएगा ईपी, इसी में डाल दो ईपी, तो ट्राइंगल बन गया। चल, तो अब आते हैं एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, लिखो यहां एसआई यूनिट ऑफ पीडी में लिख रहा हूं, पीडी भी बोलते हैं वोल्ट, और 1 वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज, यानी जूल बाई कूलम, यानी जूल पर कूलम। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला समझो। देखो वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है। मैंने क्या बोला कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का ये जो यहाँ जो वर्क डन करना पड़ेगा वही पीडी है, वही पीडी है। क्या है भाई, पीडी, ठीक है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, 1 वोल्ट वी, एक मिनट,
अच्छा V इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या बोला W बाई क्यू, W क्या आ गया V क्यू, ये आ गया W, ये आ गया W मतलब W, जहां पे A ग्रेटर देन है B से, A का जो वोल्ट है वो बड़ा होना चाहिए B से, तभी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, हाउ मच, देखो यहाँ 3 नंबर है ना, हाउ मच, ले लेते हैं जो मैंने कॉपी में जो आप लोगों को बताया, जो डेफिनेशन है वो हाथ में, हाउ मच वर्क is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at volt to the point at 220 वोल्ट। तो ये यही है क्वेश्चन, पूछा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को भगाने के लिए इतना से इतना। अब इसका डायग्राम समझते हैं, ये मान लो 110 दिया हुआ है, ये मान लो 220 वोल्ट का दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ आने का तो कूलम दे दिया है 2, तो बोला यहाँ से आने का वर्क डन कितना है, तो W इक्वल्स टू VA माइनस VB, क्यों पढ़ा था हम लोगों ने, VA क्या हो गया भाई, VA हो गया 110, अच्छा एक मिनट, इसे 110 नहीं, हमेशा VA जो होता है वो बड़ा होता है, तो हमेशा इसे इस न्यू लिखो, और Q कितना है 2, तो कितना आ गया ये 001 इंटू 2 यानी 200 जूल, 200 जूल भी आंसर है नहीं, एक मिनट 200 कितना आएगा ये, अच्छा सॉरी ये आ गया मेरा कॉपी वाला जो आंसर है वो आंसर नहीं आया, इसी के लिए मैंने करेक्ट किया, और ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं ईएमएफ की। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन करना पड़ता है। ये कब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, क्लोज्ड सर्किट में, कब, जब सर्किट क्लोज हो, जब सर्किट में करंट बह रहा हो, तो दोनों के बीच का जो वर्क डन है उसे कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यही अगर ओपन सर्किट हो तब दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ओपन सर्किट मतलब पता ही है कि 2 वायर आया, ये हो गया क्लोज सर्किट, एक वायर से ये हो गया ओपन सर्किट, पता ही होगा मुझे उम्मीद। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन की, तो लिखो डेफिनेशन, व्हेन नो करंट is drawn in a cell, then the PD between potential difference 2 point at open circuit, एक मिनट, circuit is called EMF
ईएमएफ का फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूं यहाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो भैया जो ओपन सर्किट है, जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है जब तक वायर ही नहीं जुड़ा हुआ, इसी को ओपन सर्किट बोलते हैं। जब तक दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ कहलाएगा। ईएमएफ। अब आते हैं इसकी एसआई यूनिट पे। तो एसआई यूनिट इसका भी होता है वोल्ट, इसका भी एसआई यूनिट होता है वोल्ट, वोल्ट होता है। बस इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं, इसका फॉर्मूला आप वही कर सकते हो जो यहाँ वोल्ट डब्ल्यू बाई क्यू लिखते थे, वही इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू कर दो, फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब किसकी बात करें भाई? हाँ, ये मान लो एक वायर, ये मान लो एक वायर, ठीक है, ये वायर पर डिजाइन दे दिया मैंने वायर पे। तो मान लो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो बताओ करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा, हमेशा ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उससे हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन पे फ्लो होगा द इलेक्ट्रिक करंट, और हमेशा लो से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, लो से हायर की तरफ, लो से हायर की तरफ मूव करेगा, लो से हायर की तरफ, हायर से लो, लो की तरफ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? बढ़िया एकदम। अब इसकी बात करें, हाँ, आज का लेक्चर खत्म होते होते मैं क्वेश्चन देता हूं, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। मान लो आप एक कमरे में 3 बल्ब, ये पूछा नहीं जाएगा, इसे फन के लिए ये मैंने बल्ब बना दिया, ठीक है, और इसका स्विच एक दूसरे घर में है, और आप कहीं बाहर हो, आप कहीं बाहर हो, आपका आंख नाक मुंह बना लेते हैं। अब आपको बताना है कि ये तीनों बल्ब में कौन सा किसका किसका स्विच है। कंडीशन मगर ये है कि आप इस घर में सिर्फ एक बार एंटर कर सकते हो, एक बार एंटर करके ही आपको बता देना है कि किस स्विच का कौन सा बल्ब है। आप इसमें आप कितना बार भी एंटर कर सकते हो, समझ गए होगे? एक घर में 3 स्विच, ठीक है, आपको बताना है, एक और घर में 3 बल्ब, आपको बताना है कौन सा किसका स्विच, और कंडीशन ये है कि आप इसमें एक बार ही जा सकते हो, एक बार ही जा सकते हो। तो इसका आंसर कल तैयार रखना, मैं कल बोल दूंगा, बता दूंगा आंसर इसका। ये ऐसे फन के लिए है, कुछ इसमें कुछ नहीं है। ये जब मैं पढ़ रहा था इलेक्ट्रिक करंट, तब मेरे सर ने ये पूछा था मुझसे, तो मैं भी नहीं बता पाया था, तो उन्होंने अगले दिन फिर बता दिया। तो आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।